वसंत व्याख्यानमालेचं आजचं 22वा पुष्प गुंफण्यासाठी आपल्यामध्ये जगप्रसिद्ध लेखक आदरणीय चेतन भगत यांचं आगमन झालं आहे. आपण टाळ्यांच्या गजरात त्यांचं स्वागत करूया. व्यासपीठावर सारस्वत कोऑपरेटिव्ह बँकेचे संचालक आणि रामबंधू मसाले या माध्यमातून संपूर्ण जगभर नाशिकचं नाव पोहोचवणारे सन्माननीय हेमंत राठी, नाशिक मर्चंट्स कोऑपरेटिव्ह बँकेचे महाव्यवस्थापक दीक्षित, नाशिकचे लोकप्रिय माजी नगरसेवक आणि एक उत्तम उद्योजक विक्रांत मते आणि आजच्या व्याख्यानाचे प्रायोजक सन्माननीय अमोल गोठी हे उपस्थित आहेत. या सर्व पाहुण्यांचं मी वसंत व्याख्यानमालेच्या वतीनं स्वागत करतो. आज कार्यक्रम सुरू व्हायला थोडासा विलंब झाल्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतो आणि टेक्निकल टीमला विनंती करतो आपण वसंत व्याख्यानमालेच्या कार्याची माहिती देणारी चित्रफीत या ठिकाणी प्रदर्शित करावी. गोदातीरी ज्ञान पर्वणी घेऊन उत्सव आला, गोदातीरी ज्ञान पर्वणी घेऊन उत्सव आला. वसंत व्याख्यानमाला ही वसंत व्याख्यानमाला, वसंत व्याख्यानमाला आली वसंत व्याख्यानमाला. मुहूर्त मेढ गोरानडे न्यायमूर्तींनी रोवली, जोड त्याला वझेराव साहेबांची मग लाभली. कुसुमांच्या या गावामध्ये, कुसुमांच्या या गावामध्ये ज्ञान यज्ञ पेटला, कुसुमांच्या या गावामध्ये ज्ञान यज्ञ पेटला. वसंत व्याख्यानमाला ही वसंत व्याख्यानमाला, वसंत व्याख्यानमाला आली वसंत व्याख्यानमाला. पुष्प गुंफिले सुंदर पहिले वाचस्पती भिडेनी, ज्ञान कुंभ तो प्राशन केला पुण्यवान लोकांनी. परंपरेला जगद्गुरूंचा, परंपरेला जगद्गुरूंचा आशीर्वाद लाभला, परंपरेला जगद्गुरूंचा आशीर्वाद लाभला. वसंत व्याख्यानमाला ही वसंत व्याख्यानमाला, वसंत व्याख्यानमाला आली वसंत व्याख्यानमाला. अहो देव मामलेदार पटांगण फुलू फुलू लागले, लोकहिताला शिलेदार ही निस्वार्थी लाभले. खडतर होता मार्ग तरी पण, खडतर होता मार्ग तरी पण जागर ना थांबला, खडतर होता मार्ग तरी पण जागर ना थांबला. वसंत व्याख्यानमाला ही वसंत व्याख्यानमाला, वसंत व्याख्यानमाला आली वसंत व्याख्यानमाला. गांधी नेहरू सरोजिनी अंधोंडो केशव कर्वे, स्वप्न दिले स्वातंत्र्यवीरांनी स्वतंत्रतेचे नवे. स्वरलतिकेचा स्वरसागर हा, स्वरलतिकेचा स्वरसागर श्री गोदेला भेटला. वसंत व्याख्यानमाला ही वसंत व्याख्यानमाला, वसंत व्याख्यानमाला आली वसंत व्याख्यानमाला. आचार्यात्रे हिंदुहृदय सम्राट धडाडून गेले, विचारवंतांच्या प्रतिभेचे दर्शन येथे घडले. प्रबोधनाच्या नव्या युगाचा, प्रबोधनाच्या नव्या युगाचा पुरस्कार हा झाला, प्रबोधनाच्या नव्या युगाचा पुरस्कार हा झाला. वसंत व्याख्यानमाला ही वसंत व्याख्यानमाला, वसंत व्याख्यानमाला आली वसंत व्याख्यानमाला. वैभव
वैभवशाली परंपरेला जतन करूया सारे. ज्ञानामृत हे घेण्यासाठी गोदा काठी या रे. कला गुणांचा संस्कारांचा, कला गुणांचा संस्कारांचा मंगलमय सोहळा. कला गुणांचा संस्कारांचा मंगलमय सोहळा. वसंत व्याख्यानमाला ही वसंत व्याख्यानमाला. वसंत व्याख्यानमाला आली वसंत व्याख्यानमाला. वसंत व्याख्यानमाला ही 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 वसंत व्याख्यानमाला. व्याख्यानमालेचं आजचं पुष्प सहकार क्षेत्रातील अतिशय नामवंत कार्यकर्ते म्हणून ज्यांची संपूर्ण महाराष्ट्रभर ओळख होती आणि किंगमेकर म्हणून सहकार क्षेत्रात त्यांना ओळखलं जायचं, माजी आमदार स्वर्गीय मूळचंदभाई गोठी यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ आजचं व्याख्यान आपण आयोजित केलं आहे. मी सर्व पाहुण्यांना विनंती करतो, आपण प्रारंभी स्वर्गीय मूळचंदभाई आणि त्या माध्यमातून त्यांना आदरांजली अर्पण करूया. स्वर्गीय मूळचंदभाई गोठी. घोटीसारख्या आदिवासी भागातील जन्मस्थान असलेल्या मूळचंदभाईंनी स्वतःच्या असामान्य झंझावाती कर्तृत्वानं महाराष्ट्राची सीमाही पार केली. स्वतःच्या राजकीय सामाजिक जीवनाची जडणघडण अगदी ग्रामपातळीवरून केली. घोटी ग्रामपंचायतीचे सरपंच, घोटी मर्चंट कोऑपरेटिव्ह बँकेची स्थापना, जिल्हा परिषदेचे सदस्य, केवळ जिल्हा परिषदेचे सदस्यच नव्हे तर अक्षरशः जिल्हा परिषदेचे रिंगमास्टर्स, नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे जवळपास एक तपभर संचालक आणि काही काळ उपाध्यक्ष, एक वेळ विधानसभेचे आमदार तर एक वेळा विधान परिषदेचे आमदार, अशा नानाविध लोकप्रतिनिधींच्या भूमिका त्यांनी वठवल्या. सर्वसामान्यांच्या तेल्या तांबोळ्यांच्या हाकेला ओ देणारा मसीहा म्हणूनच ते जगले. अल्पसंख्याक असूनही बहुजन समाजात त्यांचा सातत्याने राजकीय जरबयुक्त दरारा होता. आपला ड्रायव्हर असो, शिपाई असो किंवा साधा इसम, त्याच्यावर मूळचंदभाईंची मर्जी बसली की तो त्यांच्या गळ्यातला ताईत व्हायचा. राजकारणाच्या लाल मातीत तडफेने लढणारा हा राजकीय मल्ल शेरोशायरी, शास्त्रीय संगीत यांच्या मैफिलीतही तितक्याच तन्मयतेनं तल्लीन व्हायचा. मूळचंदभाईंचे राजकीय व्यक्तिमत्व जसं वादळी ठरलं तसंच अस्थिरही. त्यांचा राजकीय प्रवास अनेक पक्षातून जरी झाला असला तरी आपल्या अफाट धडाकेबाज कर्तृत्वानं त्यांनी पक्षाला आगळंवेगळं स्थान मिळवून दिलं. प्रस्थापित व्यक्तिमत्वाला राजकीय धक्के देणे हा तर जणू त्यांच्या राजकीय वाटचालीतील स्थायीभावच बनला. आपल्या आचारविचारातून जातीय भिंती मूळचंदभाईंनी कधीच पार केल्या होत्या. माणूस किती जगला त्यापेक्षा तो कसा जगला हे महत्त्वाचं. मूळचंदभाईंच्या बाबतीत त्याची आपणास तंतोतंत प्रचिती येते. स्वर्गीय मूळचंदभाई गोठी यांना नाशिक वसंत व्याख्यानमालेतर्फे विनम्रपूर्वक अभिवादन. वसंत व्याख्यानमालेचं हे 100वे वर्ष आणि या 100 वर्षाच्या वाटचालीमध्ये व्याख्यानमालेला
जागतिक स्तरावर मान्यता मिळाली, कारण या व्यासपीठावरून महात्मा गांधी, पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांच्यापासून भारतरत्न लता मंगेशकरांपर्यंत जवळजवळ सर्व क्षेत्रातल्या महान विभूतींनी येऊन या ठिकाणी आपले विचार मांडलेले आहेत. ज्येष्ठ साहित्यिक प्रल्हाद केशव आत्रे हे देखील या ठिकाणी येऊन आपले विचार मांडून गेलेले आहेत. अशाच मांदियाळीमध्ये जगप्रसिद्ध लेखक चेतन भगत हे आज आपल्यामध्ये आलेले आहेत. त्यांचं स्वागत करताना वसंत व्याख्यानमालेला अतिशय मनापासून आनंद होतो आहे. मी आमच्या नाशिकमधले एक ज्येष्ठ साहित्यिक शंकर बोराडे यांना विनंती करतो, आपण चेतन भगत यांचा या ठिकाणी वसंत व्याख्यानमालेच्या वतीने बनवलेला पदार्थ आपण चेतन भगत यांना भेट देतो आहोत. व्याख्यानमालेचे उपाध्यक्ष विजय हाके यांना विनंती करतो, आपण सारस्वत बँकेचे संचालक हेमंत राठी यांना सन्मानित करावं. दुसऱ्या उपाध्यक्ष सौ उषा तांबे अनेक नवनवीन वेगवेगळे उपक्रम राबवले. त्यामध्ये आपण आपल्या स्वतःची वेबसाईट सुरू करून त्यावर व्याख्यानमालेच्या 100 वर्षांचा इतिहास उपलब्ध करून दिलेला आहे. आपण वेबसाईटला जरूर भेट द्यावी. त्याचबरोबर व्याख्यानमालेने स्वतःचं यूट्यूब चॅनल चालू केलेलं आहे. त्या चॅनलवर गेल्या 15-20 वर्षातली सुमारे 400 व्याख्यानं आपण उपलब्ध करून दिली आहे. आपण जरूर त्या व्याख्यानांचा लाभ घ्यावा. आज
या 100व्या वर्षानिमित्त आपण दररोज वेगवेगळ्या शाळेच्या विद्यार्थ्यांना आमंत्रित करून त्यांना नृत्याविष्कार सादर करण्याची संधी देतो आणि लहानपणापासून नवीन पिढीला व्याख्यानमालेशी जोडण्याचा हा एक उपक्रम आपण राबवत आहोत. आज आर के कलानी ज्युनियर कॉलेज व सिंधू सागर अकॅडमी या शाळेचे विद्यार्थी महाराष्ट्राची लोकधारा या गीतावर नृत्याविष्कार सादर करणार आहेत. त्यांना मुख्याध्यापिका सिमरन मखिजानी, नृत्य दिग्दर्शक पंकज देवीदास गांगुर्डे आणि संयोजक प्रदीप गोराडे यांचं मार्गदर्शन लाभलेलं आहे. मी सर्व विद्यार्थ्यांना विनंती करतो, आपण आपल्या नृत्याविष्काराला प्रारंभ करावा. गेला चुकीन समद्यांचं भलर भलगडी दादा भलर यावता भवतान शिवार फुललर भलगडी दादा भलर
याव हा मोठा नाड्याला पायात धरा आणि हिरीचं मोठत भरा पाटा पाटा नशात सर भिजिवलं र पाटा पाटा नशात सर भिजिवलं र भलगडी दादा भलर
हा जल्लोष आपण या ठिकाणी नृत्याविष्काराच्या माध्यमातून अनुभवला. मला वाटतं टाळ्यांच्या गजरात आपण या विद्यार्थ्यांचं कौतुक करूया. त्यांना मार्गदर्शन करणाऱ्या सिमरन मखिजानी, पंकज गांगुर्डे आणि प्रदीप गोराडे यांना मी व्यासपीठावर येण्याची विनंती करतो. आदरणीय चेतनजींना विनंती करतो. दोन मिनिट. व्याख्यानमालेचं आजचं दुसरं पुष्प दुर्वांकुर नृत्य निकेतनच्या प्राजक्ता वर्टी आणि त्यांचे विद्यार्थी भरतनाट्यम नृत्य सादर करून आजचं दुसरं पुष्प गुंफणार आहेत. उद्या या ठिकाणी अमेरिका येथून डॉक्टर चंद्रशेखर चव्हाण येणार आहेत आणि नेत्र आणि दृष्टी हा त्यांच्या भाषणाचा विषय आहे. चंद्रशेखर चव्हाण हे म्हणजे जगामध्ये तज्ज्ञांना जर काही अडचण आली नेत्र विषयातल्या तज्ज्ञांना आणि उत्तर सापडत नसेल त्या प्रश्नाचं, तर त्याचं उत्तर मिळवण्यासाठी डॉक्टर चंद्रशेखर चव्हाण यांच्याशी तज्ज्ञ मंडळी संपर्क साधत असतात. त्यांच्याकडे एक नाही दोन नाही तब्बल 5 पेटंट आहेत आणि त्यापैकी एक पेटंट त्यांनी अमेरिकेला द्यावं यासाठी राष्ट्राध्यक्षांनी त्यांना चहा पाण्याला आमंत्रित केलं होतं. त्यांनी राष्ट्राध्यक्षांचा अमेरिकेच्या चहा प्यायला, पण पेटंट मात्र ते म्हणले मला जर गरज पडली तर मी माझ्या भारत देशालाच देईन. दुसरं सत्र प्रसाद गोखले हे उद्या गुंफणार आहेत. जगजीत सिंह यांच्या अविस्मरणीय गझल त्या सादर करतील. 24 मे रोजी जर्मनी येथील उद्योजक भरत गीते जे जगात वेगवेगळ्या देशांना शस्त्रास्त्र पुरवण्याचं काम करतात, नुकताच त्यांनी पुणे येथे देखील आपला कारखाना सुरू केला आहे. ते मेक इन इंडिया पायाभूत सुविधा क्षेत्र या विषयावर आपल्याशी संवाद साधणार आहेत. 30 मे रोजी झी मराठी प्रस्तुत उत्सव नात्यांचा हा सारेगमप गायकांची धमाल असलेला कार्यक्रम आपल्याला पाहायला मिळेल आणि झी टी व्हीवरच्या मालिकेतली अनेक सेलिब्रिटी कलावंत या कार्यक्रमात सहभागी होतील. महाराष्ट्राची हास्य जत्रा या संपूर्ण जगात लोकप्रिय असलेल्या कार्यक्रमाने प्रत्यक्ष सादरीकरणाने व्याख्यानमालेचा समारोप होणार आहे. या कार्यक्रमात 25 सेलिब्रिटी कलावंत हास्य जत्रेतले सर्व, प्रसाद ओकपासून प्राजक्ता माळीपर्यंत सर्व कलावंत या ठिकाणी सहभागी होणार आहेत आणि 2 एपिसोड 13 कॅमेरे लावून या ठिकाणी त्याचं शूटिंग केलं जाणार आहे आणि पुढच्या आठवड्यात सोनी मराठी टी व्हीवर त्याचं प्रक्षेपण केलं जाणार आहे. या महाराष्ट्राची हास्य जत्रा कार्यक्रमाला फार मोठी गर्दी होणार आहे. अनेक लोक व्याख्यानमालेच्या पदाधिकाऱ्यांकडे चौकशी करत आहेत. या ठिकाणी आपण प्रवेशासाठी QR कोडची निर्मिती केली आहे. जे नागरिक QR कोडद्वारे रजिस्ट्रेशन करतील त्यांना सुरक्षिततेच्या दृष्टीने या गोदाघाट परिसरामध्ये आपल्याला प्रवेश देता येणार आहे. याची कृपया नोंद घ्यावी. कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी भरपूर खर्च आहे. आपण कोणतंही पावती पुस्तक छापलेलं नाही. या ठिकाणी QR कोड लावलेला आहे. त्या QR कोडद्वारे आपण आपली देणगी थेट आमच्या बँक खात्यात जमा करू शकता. RTGS, वेगवेगळे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड
याद्वारे देखील आपण आपले देणगी थेट व्याख्यानमालेच्या बँक खात्यात जमा करू शकता. आपण निश्चितपणे नाशिककर नागरिक जे दानशूर आहेत त्यांच्यामुळेच ही व्याख्यानमाला 100 वर्षे वाटचाल सुरू ठेवू शकली आहे. आणि या ज्ञानयज्ञामध्ये आपण आपली भरीव मदत करण्यामध्ये कुठेही नाशिककर मागे राहणार नाहीत असा मला निश्चितपणे विश्वास वाटतो. आता आपण सन्माननीय भगत सरांच्या व्याख्यानाकडे वळूया. तत्पूर्वी चेतन भगत यांनी आपल्यामध्ये यावं आणि आपल्याशी संवाद साधावा आणि परत तो व्याख्यानमालेला आर्थिक खर्चाचा भार पेलवेल अशा खर्चात त्यांनी यावं, यासाठी आमचे मित्र आरोही एंटरटेनमेंटचे अविनाश कुलकर्णी आणि केतकी कुलकर्णी यांची खूप मोठं सहकार्य मिळालेलं आहे. मी सन्माननीय गोठी साहेब यांना विनंती करतो की आपण या दाम्पत्याचा या ठिकाणी स्मृतिचिन्ह देऊन सत्कार करावा. आपल्यामध्ये नवजीवन पब्लिक स्कूलचे संस्थापक सुभाष देशमुख हे देखील उपस्थित आहेत. मी हेमंत देवरे यांना विनंती करतो आपण देशमुख सरांना स्मृतिचिन्ह अर्पित करावं. मी आदरणीय सन्माननीय सर्व पाहुण्यांना विनंती करतो आपण समोर आसनस्थ व्हावं. चेतन भगत केवळ भारताच्या नकाशावर नाही तर संपूर्ण जगाच्या नकाशावर अतिशय सन्माननीय नाव म्हणून परिचित झालेलं आहे. स्लमडॉग मिलेनियम, 3 इडियट्स यासारख्या आपण सुंदर चित्रपट, त्यांच्या कथेवर आधारित असलेले सुंदर चित्रपट आपण बघितलेले आहेत. सर लवकरच तरुण पिढीसाठी एक नवीन पुस्तक लिहित आहेत. त्या पुस्तकाची थीम आहे की तरुण जे मुलं आहेत ते आता आयुष्यामध्ये मान सन्मानाने भविष्यात कसं जगू शकतील किंवा कसं जगलं पाहिजे याकरता काय करावं. ब्ल्यू कॉलर ते व्हाईट कॉलर असा आपल्या युवकांचा प्रवास कसा झाला पाहिजे यावर लवकरच चेतन भगत सरांचं नवीन पुस्तक बाजारात येणार आहे. आणि निश्चितपणे इतर अन्य लोकप्रिय पुस्तकांप्रमाणे आपले वाचक या पुस्तकाचं देखील जोरदार स्वागत करतील असा मला विश्वास वाटतो. चेतन भगत यांचं व्याख्यान सुरू करण्यापूर्वी त्यांच्या जीवनकार्यावरील एक चित्रफित आपण बघूया आणि त्यानंतर चेतन भगत सर आपल्याशी संपर्क साधतील, आपल्याशी समोर विचार मांडतील. त्यांचा विषय आहे जीवनातील ध्येय गाठण्यासाठी युवकांपुढील आव्हाने. धन्यवाद. श्री चेतन भगत 9 ब्लॉकबस्टर पुस्तकांचे लेखक आहेत. त्यात 5 पॉइंट समवन 2004, वन नाईट ॲट द कॉल सेंटर 2005, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माय लाईफ 2008, 2 स्टेटस 2009 आणि इतर अशा 7 कादंबऱ्यांचा समावेश आहे. त्यांची पुस्तके रिलीज झाल्यापासून बेस्ट सेलर राहिली आहेत. त्यांच्या 5 कादंबऱ्यांपैकी 4 कादंबऱ्या आधीच यशस्वी बॉलिवूड चित्रपटांमध्ये रूपांतरित झालेल्या आहेत आणि इतर चित्रपट बनण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आहेत. न्यूयॉर्क टाइम्सने त्यांना भारताच्या इतिहासातील सर्वात जास्त ज्यांची पुस्तकं विकली जातात असे इंग्रजी भाषेतील कादंबरीकार असं म्हटलंय. टाइम मासिकने त्यांना जगातील 100 सर्वात प्रभावशाली लोकांमध्ये नाव दिलं आहे आणि फास्ट कंपनी USAने त्यांना बिझनेस जगतातील 100 सर्वात जास्त सर्जनशील व्यक्ती म्हणून सूचीबद्ध केलं आहे. तरुणाई
आणि राष्ट्रीय विकासाच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करून ते आघाडीच्या इंग्रजी आणि हिंदी वृत्तपत्रांसाठी स्तंभ लिहितात. श्री चेतन भगत एक प्रेरक वक्ता आणि पटकथा लेखक देखील आहे. आपला संपूर्ण वेळ लेखनासाठी आणि देशात बदल घडवून आणण्यासाठी त्यांनी 2009 आपली आंतरराष्ट्रीय बँकिंग कारकीर्द सोडली. असे आहेत प्रख्यात लेखक श्री चेतन भगत. हेलो, नमस्ते, थैंक यू श्रीकांत जी, थैंक यू सो मच मेरे को बुलाने के लिए, और जो मेरा इंट्रोडक्शन का वीडियो था उसमें मेरी जवानी की फ़ोटोज़ लगाने के लिए. देखा आपने? मैं भी देख रहा था, अरे यार मैं ऐसा था. प्रॉब्लम पता है क्या है जवानी की? आप जवानी में रियलाइज़ नहीं करते आप जवान हो, जवानी वेस्ट कर देते हो. बाद में लगता है यार ये तो मैं बड़ा यंग था और पता ही नहीं लगा टाइम कैसे बीत गया. थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बुलाया. और लगभग 15 साल से मैं ये स्पीकिंग टॉकिंग की बातें कर रहा हूँ, और पहली बार इतना खूबसूरत इवेंट वेन्यू मिला है जहाँ पे भगवान भी हैं, पानी भी है, ज़मीन भी है, मौसम भी अच्छा है. मैंने सर से ये भी पूछा कि कौन आ रहा है, बच्चे आ रहे हैं कि बूढ़े आ रहे हैं, जवान आ रहे हैं कि अधेड़ आ रहे हैं. उन्होंने कहा सब आ रहे हैं. मैं कहा सब कैसे आ सकते हैं? सब आएंगे, आप आओ. मैं आया. मैं बहुत खुश हूँ, हालांकि मेरे लिए आए, पर उससे ज़्यादा मैं इसलिए खुश हूँ कि नासिक शहर में आज भी 2023 में लेखक को सुनने के लिए लोग आते हैं. दैट इज़ मतलब मेरे को खुद विश्वास नहीं हो रहा है. मैं कोई आइटम गर्ल तो हूँ नहीं कि अभी यहाँ 2-4 आइटम होंगे मस्त से, हाँ भाई उसके लिए भीड़ जमा हो मैं मान सकता हूँ, लेकिन एक लेखक के लिए इतनी भीड़. थैंक यू. ये इसमें ऑर्गेनाइजर्स का बहुत बड़ा हाथ है, ऐसे नहीं लोग आते. एंड ये केबल टीवी पे भी आ रहा है, आसपास की डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत जगह आ रहा है, सो थैंक यू. लेकिन अब आप लोग यहाँ आए हो, डिनर भी नहीं खाया अभी तक, तो उसका कुछ फ़ायदा तो होना चाहिए आपको. अब मैं आपसे वोट तो नहीं मांगने वाला, ये कोई इलेक्शन रैली तो नहीं है, लेकिन आज मैं आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी बदल के जाऊँगा, ठीक है? नहीं तो कोई मतलब नहीं आने का. एंटरटेनमेंट तो बहुत है आजकल, फ़ोन में ही इतनी एंटरटेनमेंट है. इंस्टाग्राम खोल लो, बाथरूम में बैठ के भी देखते रहो, तो यहाँ आना क्यों ज़रूरी है? ये जो आप यहाँ आए हैं, वो भी मंदिर के पास मेरी बात सुनने, आज मैं आपकी लाइफ में कुछ बदलाव ला के जाऊँगा. एज अ मोटिवेशन स्पीकर यू कैन से, नॉट जस्ट एक राइटर की तरह नहीं, एक ज़िंदगी की बात करके जाऊंगा आपसे. बहुत सारी ज़िंदगियां मैंने एक ज़िंदगी में जी है. बहुत ही सिंपल बैकग्राउंड से मैं हूँ, और पता नहीं क्या क्या हो गया लाइफ में, और पता नहीं कैसे बाल सफ़ेद हो गए, और गिरने भी लग रहे थे मेरे बाल. और आपको मालूम है मेरे बाल वापस आए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा वापस कैसे आए हैं बाल. बहुत सारी गलतियां भी मैंने की है लाइफ में. मैं कोई आदर्श पुरुष नहीं हूँ, कहीं आप सोचो कोई मर्यादा पुरुषोत्तम आदर्श पुरुष, लेकिन उन गलतियों में हेलो, हाँ कौन है ये? प्लग बार बार खींच रहा है, कोई तो है.
अपना फ़ोन का चार्जर लगा रहा है, थोड़ा फ़ोन चार्ज। तो उन गलतियों से मैंने जो सीखा आई थिंक उतना और चीज़ों से नहीं सीखा। ऑब्वियसली कुछ लोग यहाँ पे मेरी उम्र के आसपास के हैं, मैं 49 का अभी हो गया हूँ, 50 होने वाला हूँ। तो जो यहाँ यंग लोग हैं उन्हें तो लग रहा होगा ये कितना बुढ़ा आदमी है। जब मैं 20 का था मुझे लगता था 50 साल वाले जी क्यों रहे हैं, मतलब हो गया ना इनका भी, चलो सर। लेकिन मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको, ये मेरे को किसी ने बताया नहीं कि जब आप उस एज के हो जाते हो आपको पता नहीं लगता कि अरे ये सब कैसे हो गया, इतनी फास्ट कैसे गया यार, है ना सर? पता नहीं लगता, लगता है यार अरे अभी तो थे छोटे से हम। शरीर देखो, शीशे में देखो, हाँ वाइट बाल आ गए यार, इतना टाइम बीत गया। बट इन सम वेज कुछ नहीं बदला है अभी भी। आज ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं तो मैं यंग लोगों के साथ ज़्यादा रिलेट करता हूँ, क्योंकि मेरा काम उनके से जुड़ता है, वो लोग मुझे पढ़ते हैं, वो लोग मेरे वीडियो देखते हैं, तो अभी भी मेरे को वैसा फील होता है। तो मैं आपको आज कुछ बातें बताऊंगा जो यंगस्टर्स के लिए हैं, ठीक है? आप लोगों के लिए भी हैं, पर जो यंगस्टर्स के लिए हैं, क्योंकि आई थिंक उनको मैं अगर कुछ बेनिफिट दे जाऊं तो अच्छी बात है, तो मेनली उनको। लेकिन हम लोग भी मरे नहीं हैं सर, और ऐसे सोचना भी नहीं चाहिए कि भैया हो गया अभी तुम्हारा टाइम। तो मैं कुछ बातें आपको हमारी एज वालों के लिए भी बताऊंगा, तो फिर आई थिंक कवर हो जाएगा सब कुछ, करेक्ट? पर मेरे को आपसे एक वादा चाहिए। मेरा काम है आपको बातें बताना जिससे आपकी आंखें खुलेंगी थोड़ी। मेरा काम है आपको कुछ ज़िंदगी के बारे में बताना जिससे शायद आप में बदलाव आए। आपका काम है अपनी लाइफ में जाके उस पर कोई एक्शन लेना। आज की टॉक, अब आप यहाँ आ ही गए हो सकता है आप ऐसे टाइम पास करने आ गए हो, चल यार देखते क्या हो रहा है, पर ऐसे नहीं होता सर संजोग। अगर आप यहाँ आ ही गए हो और भगवान की भी हमारे पे नज़र है तो कोई रीज़न होगा, और वो रीज़न ये है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलना है आपको, और वो जब आप बदलोगे तो ये टॉक सफल होगी, और वो तभी बदलोगे जब आप जाके कोई एक्शन लोगे। अगर आप जाके, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी सारी बातें आप सुन लो, मैं ये नहीं कह रहा आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ही अपनी लाइफ चेंज कर लो, वो नहीं होने वाला है। पर एक चीज़ बदल लेना आज के बाद, कोई एक चीज़ बदल लेना, ठीक है? फिर ये टॉक सिर्फ टॉक नहीं रहेगी, फिर ये मेरा बोलना सिर्फ बोलना नहीं रहेगा, क्योंकि फिर इससे बदलाव आएगा, और फिर मुझे भी मज़ा आएगा, आपको भी मज़ा आएगा। अगर सिर्फ देखा और घर चले गए तो फिर तो ये एंटरटेनमेंट हो गई, ये तो फिर आपने वीडियो देख लिया, नेटफ्लिक्स देख लिया, यूट्यूब देख लिया, कुछ भी देख लिया, तो उसी कैटेगरी में आ गया, मनोरंजन हो गया। मनोरंजन मेरा बिजनेस है, मैंने किया है फिल्मों में, बुक्स में, लेकिन आज मैं सिर्फ मनोरंजन करने नहीं आया। मैं सच में आपको कुछ ऐसी बातें बताने आया हूँ कि जिससे आपकी लाइफ में आपको सफलता भी ज़्यादा मिलेगी और खुशी भी ज़्यादा मिलेगी, करेक्ट? जो यंगस्टर्स हैं उनको मैं थोड़ा करियर रिलेटेड ज़्यादा बोलूँगा, जो थोड़े ओल्डर लोग हैं उनको मैं थोड़ा लाइफ में ओवरऑल बैलेंस के प्रति ज़्यादा बोलूँगा। सो आई थिंक वो सब बताना आपको ज़रूरी है, ठीक है? वो मेरा एक छोटा सा पीपीटी है, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं लिखा है, मैं आपको नेक्स्ट बोलूँगा, आप नेक्स्ट करते जाना, ठीक है सर? आज हम बात करेंगे ज़िंदगी की, सक्सेस की, हैप्पीनेस की। ज़िंदगी में सब लोग खुशी चाहते हैं, ठीक है? सब लोग सक्सेस भी चाहते हैं, सक्सेस भी, सफलता भी इसीलिए चाहते हैं कि उससे हमें खुशी मिलेगी। अल्टीमेटली सब लोग खुश रहना चाहते हैं, पर एक्चुअली अगर लोगों से पूछो तो कई बार लोग खुश नहीं होते। मैंने कई बार देखा है, मेरे बैचमेट्स हैं, मैं IIT से हूँ, IIM से हूँ, तो बड़े जो मेरे क्लासमेट्स हैं अब बड़े बड़ी पोजीशन पे हैं। कई लोग, कोई बैंक चला रहा है, किसी ने अपनी कंपनी खोल दिया है। कुछ मेरे दोस्त वाकई में, बिकॉज वो इंटरनेट की उन्होंने कंपनियां खोली हैं, दे आर बिलियनर्स। मतलब सच में उनके पास, मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनके पास पर्सनल पैसे 15-20 हज़ार करोड़ रुपए हैं। मैंने पूछा कितने ज़ीरो होते हैं, उन्हें भी नहीं एकदम से पता था। और मुझे लगा ये तो बड़े खुश होंगे। आप लोग, कैन आई अज्यूम,
आप सारे मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं ना, हम लोग यहाँ पे मोस्टली, मैं भी उसी बैकग्राउंड से हूँ। तो मैं जब छोटा था मुझे लगता था कि यार ज़िंदगी का अर्थ है कि एक दिन बड़े हो जाना है, खूब सारे पैसे कमाने हैं और फिर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। खूब सारे पैसे होंगे, बड़े होंगे, खूब सारे पैसे होंगे और फिर हम रेशम की चादरों पे गद्दों पे लोटेंगे और दिन भर अंगूर खाएंगे। मैं सोचता था ज़िंदगी ये है, अमीर लोग ये करते हैं, अमीर हो जाओ, गद्दों पे लेटो, अंगूर खाओ और यही लाइफ है, लाइफ का अल्टीमेट गोल ये है। बट ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कई ऐसे लोगों से मिला, कुछ मेरे दोस्त हैं, कुछ मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उस पर मैं इंटरव्यू करता हूँ करोड़पतियों की, करोड़ भी नहीं अरबपति ही हैं वो एक तरह से। और वो इंटरव्यू के बाद वो दोस्ती हो जाती है थोड़ी, तो उनसे मैं बात करता हूँ, यार तू और ये सब जो कर रहा है, तो उनसे जब मैं कंपनी की बातें करता हूँ कि हाँ कंपनी कैसे चल रही है, अरे यार अगले साल हम डबल करने वाले हैं, यहाँ पे हम जाने वाले हैं, एक्सपोर्ट करने वाले हैं, 25% टर्नओवर बढ़ गया, ये हो गया वो हो गया। मैं कहा ठीक है, पर मैं राइटर हूँ, मेरा मेन इंटरेस्ट लोगों में होता है। मैंने कहा पर तू खुश है? कहता यार ये कैसा सवाल पूछ रहा है तू? मैं कहा तू खुश है कि नहीं? 15,000 करोड़ रुपया है तेरे पास, इतनी बड़ी कंपनी है, तू खुश है? कहता यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि मैं खुश हूँ कि नहीं, पर अगले साल हम डबल होने वाले हैं। मैंने कहा क्या 30,000 करोड़ हो जाएगा, फिर क्या करेगा? कितना पनीर और खा लेगा तू? है कितने हवाई जहाज की जर्नी, 365 ही दिन है, 365 दिन तो फ्लाइट नहीं ले सकता छुट्टी के लिए। कहता यार छुट्टी का तो टाइम ही नहीं है, अगले साल हमें डबल करना है, इतने इन्वेस्टर ने पैसा डाला हुआ है, यही तो टाइम ही नहीं है। सोता कितना? 4 घंटे सोता हूँ। क्यों? अरे यार इतने लोग हैं, इतनी कंपनी चल रही है, 4 घंटे सोता हूँ। अच्छा एक्सरसाइज कब करता है? एक्सरसाइज का टाइम नहीं है अभी मेरे पास। तेरे को पता है मेरी कंपनी में 20,000 लोग काम करते हैं। ओके, और तेरे मेडिकल रिपोर्ट कैसे आ रही है? ब्लड प्रेशर कैसा है? ये कैसा है थोड़ा हाई हो गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया है। पर सबका हो जाता है यार, वो तो इस एज में सबका हो ही जाता। चल ठीक है, खुश है, अब जो है बढ़िया है, ठीक है चल यार मैं जाता हूँ, मेरे को मेरी कॉल आ रही है बस। तो देन मैंने बड़े ध्यान से सोचा यार ये क्या ड्रामा चल रहा है, ये तो हमारे साथ धोखा हो गया मिडिल क्लास वालों के साथ। हमें बोला गया मेहनत करो, पैसे कमाओ, बड़े हो, पर लोग खुश नहीं है। एक नहीं 5 ऐसों से मैं मिला, एक ने तो बोल ही दिया यार मैं बहुत दुखी हूँ, इतना पैसा होना नहीं चाहिए किसी के पास। कहता मेरे को रात भर यही लगता रहता है इतना पैसे को मैं कैसे संभाला है, मेरे को ये नहीं समझ आती मैंने ठीक जगह इन्वेस्ट किया है, इसकी जगह मैं कहीं और इन्वेस्ट कर देता। अगर मेरे से एक गलती हो गई तो मेरे 1000 करोड़ कम हो जाएंगे। अब हम लोग तो 1000 करोड़ की गलती कर ही नहीं सकते, पर उनसे तो रोज़ हो सकती है। ठीक है, सोचो बैंक के अकाउंट का पासवर्ड ही भूल गए। सो इट्स एक्चुअली ऐसे मुझे लगा कि बना रहा है, पर एक्चुअली उनकी प्रॉब्लम्स है। कहते यार मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, हमने पॉकेट मनी फिक्स की। उसने कहा पापा आपके पास इतने पैसे हैं, मुझे क्यों इतनी कम पॉकेट मनी दे रहे हो? कहते वो बिगड़ जाएंगे यार, मेरे को समझ नहीं आ रही करूं क्या। इट्स अ रियल प्रॉब्लम, राइट? तो मैंने कहा जिंदगी का मतलब ये नहीं है, इट कैन नॉट बी दिस। वॉट इज इट देन? तो वो मैं आपको बताता हूँ। गो टू द थिंग नेक्स्ट। सक्सेस जो है ना, सिर्फ पैसा नहीं है, सिर्फ करियर नहीं है। जिंदगी 3 लेग्स पे चलती है, 3 टांगों पे चलती है। एक टेबल होता है ना, 3 टांगों वाले टेबल होते हैं। जिंदगी 3 टांगों का टेबल है। ना ये कभी बच्चों को स्कूल में बताया जाता है, ना हमें बड़े होके बताया जाता है, ये कभी नहीं बताता। खुद ही सोच लो जो मर्जी। वो 3 टांगे हैं, करियर, हेल्थ और रिलेशनशिप्स। करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप। लाइफ में आपके 3 सब्जेक्ट हैं। अगर लाइफ स्कूल होती तो ये 3 सब्जेक्ट हैं, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप्स। करियर जो है उसके अंदर पैसा आता है, बट इट इज़ नॉट ओनली मनी। करियर कैन मीन रिकॉग्निशन, वर्क सेटिस्फैक्शन। अब जैसे कोई डॉक्टर है, हो सकता है उसके पास बहुत सारा पैसा नहीं है, लेकिन इफ़ ही इज़ हैविंग लॉट ऑफ वर्क सेटिस्फैक्शन तो दैट्स अ गुड करियर। बट
वो करियर एक लेग है। बहुत से लोग उसी में लगे रहते हैं और कहते हैं मैं और अच्छा करूं, और अच्छा करूं, और बढ़िया करूं। ये लेग को मैं मजबूत करता रहता हूं। लेकिन अगर एक 3 टांगों का टेबल है, उसकी एक ही टांग मजबूत है, बाकी 2 टांगें थोड़ी अजीब सी हैं, तो वो टेबल कभी बैलेंस नहीं रहेगा। वो चाहे जितना मर्जी पैसा आ जाए, वो 2 टांगें और जो हैं वो अलग हैं। मोस्टली करियर वाले लोग जो है अपनी हेल्थ को या अपने रिलेशनशिप्स को या दोनों को इग्नोर कर देते हैं। मैंने भी किया, मैं खुद मानता हूँ। जब मेरी किताबें चल पड़ी थी, जब मेरी फिल्में चल पड़ी थी, जो मेरी इंट्रोडक्शन में दिखाते हैं, मुझे लगा बॉस निकल पड़ी अब तो लगे रहो चेतन भगत सारा टाइम। अगर आप कुछ फ़ोटोएं देखिए उसमें बहुत मोटा भी हूँ, देखिए आपने अगर, बिकॉज आई वॉज इग्नोरिंग माई हेल्थ। दोस्तों से नहीं मिलना, फैमिली को भी टाइम नहीं देना, क्योंकि बस करे जा रहे टिल द पॉइंट आई रीच्ड वेयर आई फेल्ट आई एम नॉट हैप्पी। राइट, आप उसी पे रखिए सर। ये 3 जो सब्जेक्ट है, आप माइंड में, अपने माइंड में बोलो मत जोर की, सोचो कि ये आपके स्कूल के सब्जेक्ट है, इसमें 10 में से अपने आप को मार्क्स देने हैं। करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, अपने आप को मार्क्स दो। अपनी लाइफ की रिपोर्ट कार्ड में आप कहाँ पे हो। अगर आपके करियर में 9 नंबर है या 8 नंबर है चलो, पर हेल्थ में 3 है और रिलेशनशिप्स में 5 है, और आप ज़िंदगी में पूरा टाइम उस 8 को 9 करने में लगे रहते हो, पर आपकी हेल्थ 3 की 3 ही है और रिलेशनशिप्स 5 के 5 ही हैं, आप ज़्यादा खुश नहीं हो गए। आप गलत चीज़ कर रहे हो लाइफ में। आपको 8 को 8 रहने देना है, हेल्थ को 3 से 5 लेके जाओ, 5 से 6 लेके जाओ, और रिलेशनशिप्स को 5 से 7 लेके जाओ। ह्यूमन बींग्स खुश नहीं रह सकते। आपको अगर बुखार है तो आपको मैं जितने मर्जी करोड़ रुपए दे दूँ, आप बोलोगे सबसे पहले मुझे बुखार ठीक करो। हेल्थ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ह्यूमन बींग्स रिश्तों के बिना नहीं रह सकते, चाहे हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें। शायद वही रिश्ते हमें दुखी भी करते हैं रोज़, कुछ रिश्तेदार हमें शायद पका भी देते हैं, लेकिन हम नहीं रह सकते रिश्तों के बिना, चाहे जितने मर्जी अमीर हो जाओ, चाहे जितना मर्जी हो जाओ। सो ऑलवेज इन लाइफ बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड ये असेसमेंट करिए सबसे पहले। हर हफ्ते एक बार करिए कि मेरा लाइफ में कौन सी टांग वीक है। अगर वो टांग वीक है तो उस तरफ मेहनत करनी स्टार्ट करनी है। बहुत से लोग जो स्पेशली ओल्डर लोग हैं, बट मैं यंगस्टर्स को भी बोलूँगा, और मैंने भी ये किया है, अपनी फिटनेस को इग्नोर करते हैं कि छोड़ो अभी ठीक है, या करते भी हैं तो हाँ चलो भाई थोड़ी सी सैर कर ली 15 मिनट। सर उससे नहीं होता है। भगवान ने आपको जो शरीर दिया है, ये शरीर वो जंगलों वाले इंसान का शरीर है। अभी मॉडर्न ह्यूमन लाइफ का शरीर नहीं आया है। स्लोली अपग्रेड होती है नेचर ये नहीं है कि एंड्रॉयड की तरह हर महीने नया अपडेट आ गया है ना। आप हो सकता है कि आज से 50,000 साल बाद या 1,00,000 साल बाद हम लोग ऐसे ईजाद हो जाए कि हम बिस्तर में पड़े पड़े अपना फ़ोन देखते रहे, हमारा शरीर वैसा हो जाए। हो सकता है हमारे हाथ में अपने आप एक फ़ोन रखने की जगह भी आ जाए, हो सकता है हमारे अंदर ही चार्जर आ जाए, हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन। अभी नहीं हो रहा सर। अभी जो हम लोगों का शरीर है, ये वो शरीर है जब हम जंगलों में रहा करते थे। इसका क्या मतलब है? इसको हिलने डुलने की आदत है। अगर ये हिलता डुलता नहीं था, आपको लंच नहीं मिलता था। आप अपनी गुफा से निकलते थे और 1, 2, 10 किलोमीटर चल के फिर आपको थोड़े से बेर मिल गए, चलो बेर खा लिए। ओ वहाँ एक केला खा लिया। अगर किसी को नॉनवेज का शौक है तो कोई जानवर मिल गया, ठीक है ना। कई दिन नहीं भी मिलता था, कई बार मिलता था, कई बार नहीं मिलता था। अब क्या होता है? अब हम सुबह रजाई से निकलते हैं, फ्रिज खोलते हैं, ठीक है, और रात के बचे हुए पनीर पकौड़े निकालते हैं। हाउ इज दिस गोइंग टू अफेक्ट योर बॉडी, राइट? एज यू गेट ओल्डर लोग रियलाइज करते हैं, यंगस्टर्स को भी करना चाहिए। अगर आप अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखोगे, आप मौत की तरफ बढ़ते जाओगे। 4 मौत के क्या बोलूं चौकीदार हैं जो हम सबकी लाइफ में आपको मौत की तरफ ले जाना चाहते हैं।
इनको मैनेज करो प्लीज़। एक है हाई ब्लड प्रेशर। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये ज़रूरी है। अब यंगस्टर बोलेंगे ये क्या होता है, हमें नहीं लेना देना, एक दिन आपका भी आएगा। हाई ब्लड प्रेशर थोड़ा भी अगर ज़्यादा होगा तो आपका ब्लड में क्लॉट आने का चांस बढ़ता है, आपका ब्रेन स्ट्रोक होने का चांस बढ़ता है, ठीक है। कार्डियक, आपके हार्ट डिजीज़ नंबर 1 किलर, ठीक है, वो अगर होगा देन अगेन उसमें आपकी आर्टरी में ब्लॉकेज हो गई, सीधा हार्ट अटैक ख़त्म, ठीक। शुगर, ये चीनी जो चीज़ है ना, ये बड़ी ख़राब चीज़ है एक्चुअली। आपको पता है हमारी बॉडी में, पूरे बॉडी में, खून में 1 चम्मच चीनी होती है बस एक टाइम पे। बाकी चीनी को वो या तो हम यूज़ कर लेते हैं भागने दौड़ने में, चलने फिरने में, या फिर वो फैट में बन जाती है। 1 चम्मच चीनी नॉर्मल इंसान में, एक पूरी बॉडी में इस वक्त घूम रही है हमारे। अगर वो चीनी 1.5 चम्मच हो जाती है, 1 चम्मच की जगह 1.5 चम्मच हो जाती है, आप डायबिटिक हो। आप सोचो कि कितना डेलिकेट बैलेंस है। तीसरी चीज़ वो है, और चौथी चीज़ है आपके ब्रेन का डिक्लाइन, जिससे एल्जाइमर्स, पार्किंसन वगैरह होता है। मैं यहाँ पे आपको डराने नहीं आया हूँ, लेकिन ये 4 चीज़ें तो आनी हैं, लेकिन आप इनको धकेल सकते हो बहुत आगे तक। कैसे? फिटनेस से। आज तक फिटनेस जितनी अच्छी दवाई नहीं आई है। जो हार्ट की दवाई है स्टैटिन्स, जो डायबिटीज़ की दवाई है मेटफॉर्मिन वगैरह, वो सब उतना इफेक्ट नहीं करते जितना एक्सरसाइज कर सकती है। आप प्लीज़ और कुछ नहीं आज के बाद बदलते तो एक्सरसाइज को सीरियसली ले लो। सिर्फ इसलिए नहीं कि देखने में अच्छे लगेंगे, 6 पैक आएगा, शीशे में अच्छे लगेंगे, टाइट कपड़े पहन सकते हैं, वो नहीं है। आप मौत को आगे तक धकेल सकते हो, अपनी हेल्थ को आगे तक लेके जा सकते हो। आप अपनी लाइफ 65 की जगह 85 कर सकते हो, 75 की जगह 95 कर सकते हो, बड़े आराम से। सिर्फ थोड़ी एक्सरसाइज करनी है। और सिर्फ लाइफ नहीं, आजकल सिर्फ लाइफ स्पैन की बात नहीं होती है, आजकल हेल्थ स्पैन की बात होती है। मतलब आप लंबी ज़िंदगी जी भी रहे हो और चल फिर भी सकते हो, इंजॉय भी कर सकते हो। बिस्तर पे पड़े हुए हो और लंबी लाइफ जी रहे हो तो उसका क्या फ़ायदा है, उसका तो कोई मतलब नहीं है। सो उसके लिए हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हम नहीं सिखाते ये, हम कहते हैं काम पे काम करो, काम पे काम करते जाओ। हेल्थ कहाँ से आती है? एक्सरसाइज से आती है, अच्छी डाइट से आती है। एक तीसरी चीज़ और है हेल्थ में, मैं लास्ट चीज़ हेल्थ की बोलूँगा ताकि फिर मैं आगे बढ़ जाऊँ। वो तीसरी चीज़ है स्लीप, नींद। नींद तो कोई आके कहता नहीं है कि नींद भी दवाई है, नींद भी दवाई की तरह गोली है, बट उसमें किसी की इनकम नहीं हो रही है। उसमें कोई फार्मा कंपनी कमा नहीं सकता बोतल में बेच के आपको। हालांकि नींद की गोलियां बेचते हैं विच आर नॉट गुड, लेकिन जो आपकी नींद है उसमें आपकी बॉडी रिपेयर होती है। तो जो लोग, स्पेशली मैंने अपने दोस्त देखे, जो लोग सारा टाइम काम करते रहते हैं 2-2 बजे तक और बड़ा प्राउड फील करते हैं। आपको पता हम कितना काम करते हैं, हम तो सोते ही नहीं हैं। यू आर हार्मिंग योर सेल्फ। मैंने भी किया ये कि हम बड़ी प्राइड लेते थे कि हम तो काम ही करते रहते हैं, हम तो सोएंगे मर, एक ही बार जब मरेंगे तो सोएंगे। नहीं सोओगे तो मर जाओगे। आधा टाइम फिजिकल रिपेयर होता है जब आप सो रहे हो, आधा टाइम इमोशनल रिपेयर होता है आपकी बॉडी में, तभी सपने आते हैं। वो इमोशनल रिपेयर चालू है आपकी बॉडी में, उसके अपना तरीका है, उसको इसको ठीक कर दिया, ये वो सारी चीज़ें एडजस्ट करके लेवल कर देता है। फिर से अगले दिन के लिए आपका फ़ोन जैसे रीसेट होता है वैसे आपका दिमाग रीसेट होता है। अगर आप सोओगे नहीं, आपके स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ेंगे, आपके ये चारों बीपी, डायबिटीज़, ये सब धीरे धीरे करके आपके पास जल्दी आएगा। सो प्लीज़ स्लीप। आप चाहे जितने सक्सेसफुल हो, जितना बढ़िया काम करते हो, लेकिन नींद बहुत ज़रूरी है। बच्चों को भी मैं कहूँगा, पढ़ना है ऑफ कोर्स पढ़ो, पर नींद बहुत ज़रूरी है। पर बच्चे क्या करते हैं, स्पेशली टीनेजर्स, मेरे खुद के हैं तो मुझे पता है क्या करते हैं। रात को नींद नहीं आ रही, फ़ोन निकालो, 2 घंटे 3 घंटे फ़ोन देख रहे हैं और नींद कम कर रहे हैं। इट इज़ वेरी बैड फॉर यू टू डू दैट, ठीक है ना, बिकॉज इट इज़ टेकिंग अवे। व्हेन यू आर यंग तो और भी ज़्यादा ब्रेन को डेवलपमेंट की ज़रूरत है,
और आप उसकी जगह फ़ोन कर रहे हो। फ़ोन एडिक्शन पे मैं बाद में आऊँगा, तो इसलिए अभी ये छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट, मैंने लिखा है यहाँ पे लॉन्ग एफर्ट। ज़िंदगी में आपको कुछ भी प्राप्त करना है, लंबी मेहनत लगती है। लंबी मेहनत जो कर लेता है वो ऑर्डिनरी बंदा भी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, और जो लंबी मेहनत नहीं करता उसका कुछ नहीं होता। मेहनत हम लोग रोज़ करते हैं, अपना कमरा साफ़ करते हैं, वो भी मेहनत है। बाज़ार से सब्ज़ी लेके आते हैं, वो भी मेहनत है। छोटी मेहनत है, लेकिन 2 घंटे की, 4 घंटे की, उसमें कोई उपलब्धि नहीं मानी जाती। कोई ये नहीं कहता है यार ये बड़ी कमाल का आदमी है, बाज़ार से 2 किलो टमाटर लाया, ऐसे तो कोई नहीं बोलता। लेकिन आप बोलो ये कमाल का लड़का है, इसने 2 साल मेहनत करके IIT का एग्ज़ाम क्लियर किया, इसको देखो इसने किताब लिख लिया, इसको देखो इसने फिल्म बना ली, इसको देखो इसने बिजनेस जमा लिया। उन कोई भी बड़ी उपलब्धि आप देखो, उसमें लंबी मेहनत है। लंबी मेहनत करना आसान नहीं है इंसान के लिए। छोटी मेहनत के लिए फटाफट मोटिवेशन आ जाती है, चल यार ये काम करना है, आधे घंटे का करके आते हैं, नहाना है चलो नहा के आ जाते हैं। लंबी मेहनत में सारी आदमी की डिसिप्लिन टेस्ट हो जाती है। जो बच्चे मैंने देखा है इंटेलिजेंस से कोई लिंक नहीं है, मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको, बिकॉज लॉट ऑफ सम चिल्ड्रन हियर मस्ट बी थिंकिंग यार मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ। ये मन में अगर बैठ जाएगी बात तो फिर ख़राब है। लेकिन मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, आप किसी भी न्यूरो सर्जन से पूछ लो, हमारे ब्रेन में आज तक कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पे लिखा हो इंटेलिजेंस। हमारे ब्रेन के अलग अलग हिस्से हैं, कोई आपकी सांसें कंट्रोल करता है, कोई आपकी पाँव कंट्रोल करता है, कोई हाथ कंट्रोल करता है, कोई फीलिंग्स कंट्रोल करता है। इंटेलिजेंस नाम का कोई एरिया नहीं है ब्रेन में, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लंबी मेहनत करते जाओगे आप इंटेलिजेंट बच्चे से भी आगे चले जाओगे, ये फैक्ट की बात है। हो सकता है कई बच्चों को मैथ्स जल्दी समझ आता है, आई एग्री, कईयों की वो एप्टीट्यूड होता है, वो हो सकता है, राइट। तो उसको 4 घंटे में चैप्टर समझ आता है, तुमको 8 घंटे लगते हैं, 10 घंटे लगते हैं, ठीक है, मान लो ये बात। मैं कमज़ोर हूँ मैथ्स में, मेरे को इमीडिएटली नहीं आता, लेकिन मुझे 10 घंटे मेहनत करनी है। ये मत बोलो मैं नहीं कर सकता, ये मत बोलो कि मैंने नहीं करना है, ये मेरे बस का नहीं है। वो आप अपना डिसिप्लिन खराब कर रहे हो, वो आप अपनी फीलिंग्स पे जा रहे हो। लंबी मेहनत का चक्कर ये है, मुश्किल इसलिए होता है कि फीलिंग पे नहीं काम होता। छोटी मेहनत फीलिंग पे होती है। मैं बोलूँ यार ज़िंदगी में ना एक बार जिम जाना है, चल चले जा, उसके बाद तू लाइफ लॉन्ग फिट रहेगा, जो नहीं होता ऑब्वियसली, एक बार जाने से कुछ नहीं होता। आप चले जाओगे, चल यार एक बार जा रहे हैं लाइफ लॉन्ग फिट, चल 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 चलते हैं। अब मैं बोलूँ नहीं, एक बार नहीं जाना यार, रोज़ जाना, सालों साल जाना है, ज़िंदगी भर जाना है। ठीक है, हफ्ते में 1 आध रेस्ट दिन ले सकते हो, लेकिन बाकी आपको मान, इसलिए लाइफ लॉन्ग चीज़ है। फिर आपका मन 4-5 दिन बाद नहीं करेगा, चल छोड़ यार, बैठ के टीवी देखते ना, क्या है, मुझे क्या करना है, मैं कोई जॉन अब्राहम हूँ, मैं कोई मॉडल हूँ, मैं कोई एक्टर हूँ। फिर आप नहीं जाओगे, बिकॉज अब आपकी मोटिवेशन चली गई है। अब आपकी एक और चीज़ आ रही है, सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन है जो चीज़ आपका करने का मन नहीं है, लेकिन जो चीज़ करनी ज़रूरी है वो आपको करनी है, बस ये है सेल्फ डिसिप्लिन। इसका क्या मतलब है? वो चीज़ करने का आपका मन नहीं करेगा, आपका मन नहीं करेगा एक्सरसाइज करने का, आपका मन नहीं करेगा फिजिक्स पढ़ने का, आपका मन नहीं करेगा सैलेड खाने का और गुलाब जामुन छोड़ने का, लेकिन फिर भी करना है। क्यों? क्योंकि आपके लिए वो चीज़ अच्छी है। ये एक क्वालिटी है, इसका कोई राइटिंग से लिंक नहीं, कोई साइंस से लिंक नहीं, कोई टैलेंट से लिंक नहीं, सिर्फ एक ह्यूमन क्वालिटी है जो डेवलप की जा सकती है। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करके बोलो, चल यार इस हफ्ते में 2 बार जिम जाऊंगा, चल यार मेरे से पढ़ाई नहीं होती, इस हफ्ते में रोज़ एक घंटा पढ़ूंगा, चल अगले हफ्ते 2 घंटे करता हूँ। धीरे धीरे करके सेल्फ डिसिप्लिन भी मसल की तरह बिल्ड किया जा सकता है। कितने बच्चों को मैं जानता हूँ जिन्होंने IIT क्लियर किया है, IAS क्लियर किया है, सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन के नाम पे। आप उनसे मिलोगे, आपको नहीं लगेगा यार ये इतना जैसे होशियार कोई चतुर बालक नहीं थे, वो सिर्फ लगे रहते थे।
जो लोग लगे रहते हैं ना, घिसते हैं, कहते हैं ना घिसो, तुम घिसते रहोगे कहीं से कहीं पहुंच जाओगे। ये मैं आपको बात इसलिए बता रहा हूँ कि मैं भी आप लोगों की एज का था ना, मुझे लगता था मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, और वो फैक्ट है, मैं कोई टॉपर नहीं था क्लास में। मुझे लगता था मेरा कुछ नहीं होगा, मेरे सपने छोटे थे। मेरा पता क्या सपना था जब मैं 15 ईयर्स का था, कि मेरा एसटीडी बूथ होगा। जो आजकल की यंग जनरेशन ने पता भी नहीं एसटीडी बूथ होता क्या है। एसटीडी बूथ ये होता है कि अगर आपको यहाँ से मुंबई में फ़ोन करना है तो आपको एक दुकान पे जाना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा, फिर आपकी बारी आएगी, फिर एक मशीन होगी, उस मशीन से आपको फ़ोन करना है और 10 रुपये पर मिनट देना है, और रात के 10 बजे के बाद 5 रुपये कॉल। मेरे को लगा ये खोल देता हूँ, लोग आएंगे पैसे दे के जाएंगे। हालांकि आज मैं ख़त्म हो गया होता मेरा बिजनेस, पता नहीं आज जियो के सिम कार्ड बेच रहा होता या क्या, बट दिस वॉज माई ड्रीम। इसलिए आई कैन रिलेट टू ऑल द यंग पीपल सिटिंग हियर। आप भी सोच रहे हो यार चल यार थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेंगे, मम्मी पापा खुश हो जाएंगे, फिर शायद कोई शादी हो जाएगी, फिर 2 बच्चे पैदा करेंगे, फिर उनको पढ़ाएंगे, उनको भी यही कराएंगे, फिर हम सारे मर जाएंगे। क्यों यार, क्यों ऐसा सोच रहे हो? तुम लोग तो यंग हो ना, तुम्हें तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्यों इतनी जल्दी अपने आप को लिमिट कर रहे हो? क्यों अपने लिए बड़ा सपना नहीं ले रहे? तुम्हारा जन्म हुआ है, ठीक है, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे घर में तुम्हें 3 टाइम खाना मिल रहा है, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम्हें कोई हैंडीकैप नहीं है। देख रहे हो कितने लकी हो तुम। अब तुम्हें पिच में खड़े होके, बैट लेके खड़े होके मिला है, तुम सोच रहे हो कि यार ठीक है 1-2 रन ले लेंगे, क्यों नहीं मारना छक्का, क्यों नहीं मारना चौका? तो प्लीज़ रियलाइज़ कि सिर्फ इसलिए कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन से डर लग रहा है, बहुत डर लगता है, मैं बता रहा हूँ, आसान नहीं होता, क्योंकि आपका मन नहीं कर रहा ना चीज़ करने का। मन मार के करनी होती है चीज़। ये मत सोचो कि जो अचीवर्स हैं लाइफ में उनको तो बस उठते हैं सुबह और कहते हैं चलो यार आज तो दुनिया पे काबू कर लेंगे। किसी का मन नहीं कर रहा होता। आई एम श्योर कई दिन बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स का भी मन नहीं करता होगा, छोड़ो यार ये क्या है, देश तो चलता रहेगा, आज टीवी देखते हैं। नहीं सर उठो, कौन जाए नासिक जाके टॉक दो। अरे यार ये क्या है तरीका, ये क्या है, धर्म बनता है हमारा। तो ऑल यू यंगस्टर्स, एंड मैं बड़ों को भी कह रहा हूँ, ऐसे मत सोचो कभी भी कि मुझसे नहीं होगा। दिस इज़ द थिंग, लॉन्ग एफर्ट। बस तुम लंबी मेहनत की तरफ बढ़ते जाओ, ज़िंदगी में कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट, पेन। क्या लिखा है मैंने? पेन। मैं आज पेन की बात करना चाहता हूं आपसे। लाइफ में पेन बहुत ज़रूरी है, दुख कष्ट बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में कष्ट हैं, एक पहली बात तो ये मान लो, ज़िंदगी में कष्ट है, ज़िंदगी आसान नहीं है। एक बड़ा अच्छा कोट मुझे लगता है, लाइफ इज़ अपहिल, मतलब ज़िंदगी चढ़ाई है। आप ये सोचोगे ना ज़िंदगी में कष्ट ना आए तो मैं खुश रह लूँगा, वो नहीं होता, वो बिल्कुल नहीं होता है। सुख में दुख है, दुख में सुख है, ये फैक्ट है। आप सोच रहे हो छोड़ो यार कौन पढ़ाई करे, परसों टेस्ट क्लास का इंस्टाग्राम देखते हैं, ये सोनिया की फ़ोटो लाइक करते हैं, ये आदित्य ने क्या कैप्शन डाला है इस पे कमेंट करते हैं, बड़े मज़े आ रहे हैं आपको। सुख ही सुख है, चैटिंग में सुख है। फिर रिजल्ट आए, क्या हुआ? मार्क्स कम आ गए, बन गया सुख दुख। जिस बच्चे ने उस दिन दुख उठाया और कहा मैं नहीं इंस्टाग्राम देखूंगा, मैं पढ़ूंगा, उसके अच्छे मार्क्स आ गए, उसका दुख बन गया सुख। आप जिम गए, आपकी बॉडी बन गई, जिम जाने में दुख हुआ, लिटरली दुख हुआ, पेन आया, पर 6 महीने बाद आपके ब्लड रिपोर्ट अच्छी आई, आपकी बॉडी अच्छी हो गई, आप पतले हो गए, सब कुछ ठीक जा रहा है, दुख बन गया सुख। आपने कहा मैंने गुलाब जामुन खाने हैं रोज़, सुख ही सुख है, गुलाब जामुन में तो बहुत सुख है। 6 महीने बाद आप खुद गुलाब जामुन लग रहे हो,
बन गया सुख दुख। तो दोस्तों सुख और दुख का तो ऐसे, आपको पता है ये फैक्ट भी है, आप ब्रेन में पेन और प्लेजर सेम जगह पे है। कितनी अजीब सी बात है, जैसे ही आप मजे करते हो उसी वक्त आपका ब्रेन पेन भी रिलीज करता है, और जैसे ही आपको पेन होती है उसी वक्त थोड़ा प्लेजर भी रिलीज करता है। तो इसके पीछे तो जाओ ही मत। सुख में दुख है, दुख में सुख है। हम दर्द से, हम सोचते हैं खुश रहने के लिए ना दर्द नहीं होना चाहिए, दर्द नहीं होगा तो हम खुश रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। तुम छोड़ दोगे पढ़ाई, किताबें बंद कर दोगे कि किताब में बड़ा दुख है यार, बहुत पढ़ाई में बहुत दुख है, ये नहीं हमसे बैठ के होता घंटों घंटों। हमें आराम करना है, हमें नेटफ्लिक्स देखना है, कितने एपिसोड मिस हो गए हमारे। आप कुछ महीनों बाद आपको अपने आप से घिन आने लगेगी, वही सुख आपको सुख नहीं देगा। कोई नशा देख लो, सिगरेट, शराब, फोन, मैं इन सबको सेम कैटेगरी में डालता हूँ बाय द वे। फोन और सिगरेट शराब सेम है, आपके ब्रेन में सेम ही इंपैक्ट आ रहा है, सेम ही केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, सेम डोपामीन सर्किट, रिवॉर्ड सर्किट पे एक्ट करता है। शुरू में बड़े मजे आते हैं, पर कोई भी जो सिगरेट पीता है उससे पूछो क्यों पीता है तो सिगरेट, वो इसलिए नहीं पीता मजे के लिए। अब वो पता है क्यों पीता है, अगर मैं नहीं पीऊँगा मुझे बहुत हॉरिबल फील होता है, मुझे नॉर्मल फील करने के लिए अब सिगरेट चाहिए। मज़े तो बहुत दूर की बात है यार, मैं नहीं पीता तो मेरे सर दर्द हो जाता है, मेरा कोई ध्यान नहीं लगता, कुछ नहीं था, मेरे को सिगरेट चाहिए जस्ट टू बी नॉर्मल। इसे एडिक्शन बोलते हैं। यू नो, दुख आ जाएगा, बेटर है आप अपने दुख खुद चुन लो, और ऐसे दुख चुनो जिससे लाइफ में फ़ायदा हो। वो कौन से हैं? मेहनत वाला दुख, फिटनेस का दुख, पढ़ाई का दुख, काम करने का दुख, ये सारे दुख लो, क्योंकि दुख तो आना ही है, दुख तो अपना साथी है। बट कुछ दुख अच्छे होते हैं क्योंकि आपकी लाइफ बन जाती है उन दुखों से। आज जो मैं यहाँ खड़ा हूँ, इतनी सारी अचीवमेंट है, इसके लिए मैंने थोड़े दुख उठाए हैं। अगर मैं वो दुख ना उठाता और वो किताबें ना लिखता या पढ़ाई ना करता तो आज यहाँ ना खड़ा होता, और अगर ना खड़ा होता तो भी दुखी होता। ऊपर जाने के लिए लाइफ में, अमीर होने के लिए दुख है, टॉप नंबर लाने के लिए दुख है, एक्सेल करने के लिए दुख है, टॉप मतलब ज़िंदगी में कुछ हासिल करने के लिए दुख है। लेकिन मैं और बताऊं किस चीज़ में दुख है? गरीबी में दुख है, मीडियोकर रहने में दुख है, फेल होने में दुख है। दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। तो चुन लो दुख यार, दुख तो आना ही है, वो वाला चुनो जिससे कि कुछ लाइफ में बन जाओ। नेक्स्ट, डिस्ट्रैक्शंस। अब मैं फ़ोन की बात करूंगा। इतनी खतरनाक चीज़ इजाद कर लिया इंसान ने, मुझे लगता है एक दिन हम सबको मार डालेगी। अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्ट हुआ है। छोटे छोटे बच्चे, रेस्टोरेंट में जाओ, माँ बाप दुखी हो चुके हैं उन बच्चों से ऑलरेडी कि छोले भटूरे खाने दे यार, और ये देख आईपैड, ये ले फ़ोन और देख छोटा भीम। 2-3 साल के बच्चे शुरू हो जाते हैं, 8-9 साल तक फ़ोन के बिना उनको खाना नहीं हजम होता। 12-13 साल तक आप उन्हें फ़ोन नहीं दोगे तो घर पे वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा। और 15-16 साल के बाद तो वो बच्चा फ़ोन के बिना मिलेगा ही नहीं आपको, वो तो जैसे ऑक्सीजन का सिलेंडर है उसका। दैट्स एडिक्शन। इतने छोटे बच्चे को जब आप स्क्रीन देते हो, 2-3 साल के बच्चे को, आप छोले भटूरे तो शांति से खा लेते हो, लेकिन उसका ब्रेन डेवलपमेंटल स्टेज पे है। आपने उसको इतनी इमेजरी दे दी, आपने उसको इतना वो दे दिया, उसके बाद वो कहाँ से लर्निंग करेगा? उसके बाद वो कहाँ से किताबें पढ़ पाएगा? वो भी कोर्स की किताबों में तो छोटा भीम नहीं होता। क्या कर रहे हो? यू हैव टू स्टॉप इट। ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं जो आपको कंटेंट दिखाती हैं, ये पैसे बना रही हैं आपको कंटेंट दिखा के, ऐड दिखा के, और कुछ नहीं उनका वजूद। उनको भाड़ में जाए आपके बच्चे, भाड़। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO हैं
यूट्यूब की एक लेडी CEO थी, उसने खुद बोला इंटरव्यू में, मैं अपने बच्चों को नहीं देती स्क्रीन। बड़े बड़े ऑल द टेक के CEOs अपने बच्चों को नहीं देते। जो ड्रग्स का धंधा करता है वो अपने घर में नहीं खाता ड्रग्स। यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस। प्रॉब्लम ये है कि ये परफेक्टली लीगल है, लीगल है और यूजफुल भी है। आधी चीज़ें उसमें यूजफुल है, आधी चीज़ें हार्मफुल हैं, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। सिगरेट के पैकेट पे तो लिखा होता है लंग कैंसर हो जाएगा, गंदी गंदी फोटो लगी होती है, लोग मर रहे हैं ऐसे। फ़ोन पे तो नहीं होता कि ये देखो फ़ोन के पैकेट पे या तो रैपर लगाओ एक नालायक बच्चे का, ये बच्चा फेल हो गया फ़ोन कर करके, ये मोटा हो गया, इसने एक्सरसाइज बंद कर दी थी, इसकी कंसंट्रेशन वीक हो गई है। बट होती है 5-5 घंटे, 7-7 घंटे, 8-8 घंटे बच्चे फ़ोन पे लगा रहे हैं रोज़। आप सोचो 5 घंटे आप किसी भी चीज़ में लगा दो, कोई लैंग्वेज सीखने में, कोई रनिंग करने में, कोई जिम में, कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। मैं कैसे मोटिवेट करूँ जब हाथ में इतनी बड़ी मशीन दे रखी है, मौत की मशीन है ये। यूज़फुल है लेकिन लिमिट में। ठीक उसी तरह आपके घर में अगर चीनी पड़ी रहती है, हो सकता है आपके घर में 4 किलो चीनी पड़ी है, ये तो नहीं ना कि आप रात को जाके मुंह में चीनी ठूस रहे हो, नहीं करते ना। क्यों? पड़ी है, जितनी यूज़ करनी है करेंगे। फ़ोन भी वही चीज़ है, अनलिमिटेड किया है पैकेज, डेटा बहुत है आपके पास, मैं मानता हूँ, लेकिन सारा कंज्यूम करना ज़रूरी है। इट्स हार्मिंग यू। बुक्स पढ़िए, खुद भी, बच्चों को भी बुक्स पढ़ाइए और इसको साइड पे हटाइए, बिकॉज इट विल टेक अवे योर फोकस, इट विल टेक अवे योर रिवॉर्ड सिस्टम। जब आप वो फ़ोन देखते हो आपको मज़े आने लग जाते हैं, उसके बाद ज़िंदगी में किसी और चीज़ में मज़ा ही नहीं आता। सेम चीज़ जो सिगरेट पीने वाले को होती है, वो सिगरेट के बिना उसे किसी ज़िंदगी में मज़ा नहीं आता। फिर आप बच्चे से फ़ोन छीन लो, छीन के दिखाओ। पहली बात तो कौन बच्चा और कौन माँ बाप, ठीक है ना। अगर आपने हटा भी दिया, उसके 2-3 दिन वही सिम्टम्स होंगे जो सिगरेट छोड़ने वाले को सडनली आप उससे सिगरेट छीन लो। एंग्जाइटी, इरिटेबिलिटी, एंगर, बिकॉज वही है। ब्रेन तो सेम है ना, विड्रॉल तो सेम है। सो यू डिसाइड। हर एक के घर की अपनी कहानी है, हर घर की अपनी कहानी है। यू डिसाइड कि इसको कैसे मैनेज करना है, बिकॉज यू कैनॉट डू वेल इन लाइफ इफ यू आर एडिक्टेड टू दिस, यू कांट। नेक्स्ट, दूसरी डिस्ट्रैक्शन ये यंग लोगों के लिए इज प्यार मोहब्बत, है ना। कितनी अजीब सी बात है कि जब हम यंग होते हैं तभी हम पे करियर का सबसे ज़्यादा प्रेशर है और तभी हमारा सबसे ज़्यादा मन करता है प्यार मोहब्बत करने का। कितना मतलब उसी वक्त एंट्रेंस एग्जाम की पढ़ाई करनी है, उसी वक्त मोनिका का मैसेज आ रहा है। बेटर होता उल्टा होता, यंग एज में कुछ ना होता और 70-80 ईयर्स में पार्क में अंकल जी के मन में तरंगे जाग रही हैं। तब कोई प्रेशर नहीं, अब रिटायर हो गए, अब यही सब करो गुप्ता आंटी के साथ, ठीक है। पर जब आप 17-18 साल में ये करते हो, एंड अगेन मेरे भी बच्चे हैं यार, मेरे भी 2 बॉयज़ हैं, दे आर 18-19 नाउ, ट्विन बॉयज़ आई हैव, अभी 19 होने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं समझ नहीं सकता, और मैं खुद 18 का था, मैंने खुद बड़ी अपनी मजनूगरी करी है। लेकिन रिस्क बताता हूँ क्या है। रिस्क एक तो ये है कि डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। डिस्ट्रैक्शन कब बन जाता है? जब आपकी पढ़ाई से मन हट रहा है कि फिजिक्स कौन पढ़े यार, आरती बोर हो रही है, आरती को नींद नहीं आ रही है, वो कह रही है मेरे साथ चैट कर, ये क्या न्यूटन के लॉ पढ़ रहा हूँ बैठ के। अब वो न्यूटन के लॉ आपको कहीं पहुँचाएंगे, आरती पता नहीं कहाँ पहुँचाएगी, ठीक है। फैक्ट की बात बता रहा हूँ। अगर आप पढ़ लिख जाओ, सपोज करो आप पढ़ लिख जाओ, आपके पास एक अच्छी जॉब ऑफर है, आई डोंट नो, लेट्स से टाटा मोटर्स में आपकी जॉब लग गई। आप कह सकते हो कि मैंने इंजीनियरिंग करी है, मेरी टाटा मोटर्स में जॉब है। आपको गर्लफ्रेंड या वाइफ मिल जाएगी? शायद मिल जाएगी। उल्टा होगा, आप टाटा मोटर्स जाओ और बोलो सर ये मेरी बंदी है। क्या बंदी है? अब जॉब दो मुझे। उल्टा नहीं होता, ये मैंने नहीं रूल बनाया, ये ज़िंदगी ऐसे चलती है। तो व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट,
ऑब्वियसली करियर इज मोर इम्पॉर्टेंट, बाकी सब आ जाता है लाइफ में। तो एक तो ये कि डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। दूसरी जो सीरियस बात है वो ये हो जाता है, अगर प्यार हो जाए और दिल टूट जाए एंट्रेंस एग्जाम वाले साल में, जो होता है, क्योंकि आप लोग 17, 18, 19 साल के हो यार, क्या मैच्योरिटी है, वो तुम्हारा दिल तोड़ के जाएगी, वो तुम्हारा दिल तोड़ के जाएगा, ये उम्र है वैसी। सनम बेवफा है, पर फिजिक्स केमिस्ट्री बेवफा नहीं है, वो आपको कहीं ले जाएगा। सो इट्स, हम हंस रहे हैं, पर जिसका दिल टूटता है ना, उसके 6-8 महीने बर्बाद हो जाते हैं। वो बड़ा क्रूशियल टाइम है। मैंने कहा ना, गुप्ता अंकल का दिल टूट जाए 75 ईयर्स में, ठीक है, वो अपना सत्संग करके अपना ठीक कर लेंगे अपने आप को, सब माया है बोल देंगे, फिर माया आंटी के साथ घूम लेंगे, फिर लोग बोलेंगे इस उम्र में आपको ये बातें शोभा नहीं देती, फिर वो शोभा आंटी से बातें कर लेंगे। पर जब आप 17-18 के हो और आपका दिल टूट जाए और आपको एग्ज़ाम पे पढ़ना है, तो देन सोचो क्या होगा। देन यू विल नॉट बी, एंड यू नो फ्रेंड्स, ऑल यंग पीपल नो फ्रेंड्स जिन्होंने प्यार मोहब्बत के चक्कर में अपने फ्यूचर को रिस्क में डाला है। हम सब जानते हैं ऐसे, और वापस नहीं आता। अब बाद में नहीं लिख के दे सकते कि IIT में चिट्ठी डाल रहे हो, सर मैं क्या करूं, वो सपना ने मेरा दिल तोड़ दिया, मेरे को एक बार और एग्ज़ाम देने दो। इट डजंट वर्क लाइक दैट, इट्स वेरी क्रूशियल ईयर्स। सो आई अंडरस्टैंड, भगवान ने, नेचर ने बनाया ये प्यार मोहब्बत, अच्छी चीज़ बनाई है, लेकिन नेचर को ये नहीं पता था कि 18 साल के बच्चों को IIT का एग्ज़ाम देना पड़ेगा या CA का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। सो यू हैव टू प्रायोरिटाइज दैट, राइट। नेक्स्ट, फेलियर। मैं आपसे सक्सेस की बातें कर रहा हूँ, लेकिन फेलियर की भी बातें कर रहा हूँ। फेलियर आएगा लाइफ में, अच्छों की लाइफ में आया है, विराट कोहली की लाइफ में भी आया था ना, एंड अभी वापस ठीक जा रहा है, गुड। इसरो के चीफ की लाइफ में भी आया था, प्राइम मिनिस्टर के सामने नेशनल टीवी पे फेल हो गया था चंद्रयान। तो आप क्या चीज़ हो, हम क्या चीज़ है जब इतने बड़े बड़े लोगों के फेलियर, बड़े से बड़े मूवी स्टार की मूवीज फ्लॉप होती हैं। फेलियर आना है लाइफ में। फेलियर के साथ होता क्या है कि बहुत बड़ा डीमोटिवेटर होता है। इट इज़ लाइक आप बड़ी मेहनत करके चढ़ रहे हो पहाड़ के ऊपर, फेलियर है कि आप चलते चलते किसी ने आके आपको आके मुंह पे जोर की चांटा मार दिया और आप गिर गए। फिर उठने का मन नहीं करता, फिर लगता है वापस मुड़ जाओ यार, अब नीचे चलो, बस नहीं नहीं नहीं। ये फेलियर किसी भी तरीके से आ सकता है। आपने डाइट और फिटनेस प्लान चालू किया, 10 दिन बड़ा अच्छा कर रहे थे, 11वें दिन एक शादी में चले गए और वहाँ जो गाजर का हलवा रखा था, गाजर तो हेल्दी होता है, चलो गाजर हेल्दी होता है सर, लेकिन जो चीनी और घी होती है ना उसमें, वो प्रॉब्लम है। सिर्फ गाजर खा लो, मैं कभी नहीं रोकूंगा, जितनी मर्जी खाओ, आप 2 किलो गाजर खा लो कल। कोई आदमी आज तक गाजर खा के मोटा नहीं हुआ, ऐसे सुना है आपने आज तक? देखो सर ये इतना गाजर खाता था, क्या मोटा हो गया? वो नहीं होगा, पर गाजर का हलवा खा के हो जाते हैं, तो पता नहीं क्या है उसमें। सो आई एम सेइंग, फिर आप बोलोगे यार अब ये मेरे से होगा नहीं, ये मेरे बस का नहीं है, भैया मत करो। फेलियर से चांटा लगाए, गिरे हो पर गिर के उड़ जाओ और फिर से चलना स्टार्ट करो। दिस इज द सीक्रेट ऑफ विनर्स। इट इज़ नॉट दैट दे नो हाउ टू विन, इट इज़ दैट दे नो हाउ टू गेट अप आफ्टर अ फेलियर। क्योंकि ये आना ही है, ये ज़रूर आना है। आप पढ़ रहे हो एंट्रेंस एग्जाम के लिए, आपके मार्क्स कम आएंगे, हो सकता है। सो आई एम प्रिपेयरिंग यू नाउ। बड़ी से बड़ी जर्नी पे जाओगे, ये नहीं कि मैं चल पड़ा हूँ तो मेरा मतलब सब बढ़िया ही जाएगा। पर छोड़ देते हैं लोग, कर रहे हैं, छोड़ दिया। अब आज गाजर का हलवा खा ही लिया तो सुबह भी कल हम पराठे खा ही लेते हैं। अब एक बार मेरी डाइट ख़राब हो गई है तो ये पता है क्या है, आप सड़क पे जा रहे हो, आप फिसल गए, आप कीचड़ में गिर गए, नॉर्मली आप क्या करोगे? उठ के चल पड़ोगे। अब बोलोगे यार अब मैं कीचड़ में गिर गया हूँ तो थोड़ा और लोट लेता हूँ। वो मत करो। गेट अप, लर्न फ्रॉम फेलियर, मूव ऑन।
नेक्स्ट, बस दिस वॉज इट। ये कुछ बातें मैंने आपको इसलिए बताई कि आई डोंट नो यार, हमें पता भी होती है लेकिन हम भूल जाते हैं। कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसे मौके आ जाते हैं कि हम अपने में विश्वास हटा देते हैं। पर मेरे को आप लोगों में विश्वास है, क्योंकि मुझे इंसान में बहुत विश्वास है। अगर आप अपनी आंखें खोल लोगे ना कि आपके आसपास हो क्या रहा है, मेरी प्रायोरिटीज़ क्या है लाइफ में, मैं अपने आप को बेटर कर सकता हूँ कि नहीं, तो आप कहीं से कहीं पहुँच जाओगे। ये जो प्रोसेस है अपने आप को इम्प्रूव करते रहना, ये कोई भी एज पे ख़त्म नहीं होता है। ये नहीं कि मैं 40 का हो गया तो अब बस नहीं, आप 80 के भी हो जाओ सर, आपको अगले दिन कुछ अपने आप में इम्प्रूवमेंट लानी है। ऐसा एक दिन ना जाने दो, मरते दम तक एक दिन ना जाने दो कि जिसमें आपने कोशिश ना की हो इम्प्रूव करने की कुछ। चाहे आप छोटे बच्चे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप यंग हो, चाहे आप मिडिल एज हो, चाहे ओल्ड हो, लाइफ का मंत्र ही ये है, खुश रहने का मंत्र ही ये है। अपने आप को थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करते रहो, करियर में, हेल्थ में, रिलेशनशिप्स में। सिर्फ एक चीज़ में मत करना, क्योंकि फिर खुशी चली जाएगी। इन तीनों में आपको रोज़ रोज़ इम्प्रूव करते रहना है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ लोग अलग पैदा होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं या नेचुरली फिट होते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत जीन्स मैटर ज़रूर करते हैं, लेकिन आप आज जहाँ पे हो, आप अपने आप को मच बेटर कर सकते हो 6 महीने के अंदर अंदर। लेकिन आपको अपनी लाइफ में चेंज लाना होगा। आपको सबसे पहले तो ये सोचना होगा कि यार मैं इम्पॉर्टेंट हूँ। ये सारी चीज़ें आपको सब सेंसिबल लग रही होंगी, आपको लग रहा होगा यार ये करना है, लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या होती है, हम अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दे पाते। हम कहते हैं नहीं यार, पर बच्चे, पर मेरी बीवी, पर मेरा हस्बैंड, पर मेरी मदर, पर मेरी सास, इन सब के चक्रों में ही हम रह जाते हैं, अपने आप को इम्प्रूव ही नहीं कर पाते। हम कहते हैं कि आज नहीं करेंगे, अगले साल करेंगे, अभी बच्चे संभाल रहा हूँ, अभी मैं ये कर रहा हूँ। कुछ नहीं होगा यार, कोई नहीं आ रहा तुम्हें कहने ये कि वाह क्या कमाल की मदर हो, वाह क्या कमाल के पापा हो, आपने कितना अच्छा किया, इतनी मेहनत करके हमारे लिए पैसे किए, हमें फीसें दी, हमारे लिए इतना अच्छा घर बनाया, कार ली। कोई नहीं आके आपको थैंक यू बोलने वाला, ये थैंकलेस है। थैंक्स करना है ना अपने आप को, तो अपने आप पे मेहनत करो, अपने आप को इम्प्रूव करो। हम इंडियंस क्या है ना, बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही करते हैं। हम भी तो इम्पॉर्टेंट है, बच्चे तो यंग हैं, उनकी तो पूरी लाइफ पड़ी है, वो तो गिरते पड़ते बहुत कुछ कर सकते हैं। हम ओल्ड हो रहे हैं ना यार, हमें कौन संभालेगा? हमें कौन आके बताएगा कि अपने आप को बेटर करो? हमें कौन आके बोलेगा कि यार लाइफ में तू इससे बेटर हो सकता है, यू डिज़र्व बेटर? कोई नहीं आएगा। तुम अकेले हो, कोई नहीं आ रहा तुम्हें बचाने, कोई नहीं आ रहा तुम्हें इम्प्रूव करने, सिर्फ तुम्हें करना है। दैट इज़ द रीज़न वाई आई केम हियर, कि शायद आज मेरी बातें आपको कहीं ना कहीं रेजोनेट कर गई हूँ, कहीं ना कहीं आपको लगा हो यार हाँ यार कुछ तो सोचना चाहिए ज़िंदगी के बारे में। अपनी ज़िंदगी क्या मैं ऐसे जैसे जी रहा हूँ, इज़ दिस द बेस्ट वे? और ये व्याख्यान माला जैसे इवेंट्स का यही फ़ायदा है कि पूरी कम्युनिटी गैदर करती है और हम सोचते हैं कि अपनी ज़िंदगी को हम कैसे बेहतर राह पे लाएँ। बहुत मॉडर्न साइंस ने डेवलप किया है, बहुत सारी चीज़ें हमें पता लगी हैं, हेल्थ के बारे में, स्लीप के बारे में, इमोशंस के बारे में, रिलेशंस के बारे में, और वो सब हमें इम्प्रूव करने हैं और आपको खुद करना है। अगर जैसे फ्लाइट में बैठते हो तो कहते हैं पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाएं, फिर आसपास वालों का लगाएं। बच्चों के लिए आप तभी अच्छा कर, दूसरों को आप नहीं खुश कर सकते जब तक आप खुश नहीं हो। ये भ्रम में मत रहना कि मैं अपनी खुशी सैक्रिफाइस करके औरों को खुश कर दूंगा लाइफ में, वो नहीं होता है। पहले अपना मास्क पहनो यार, पहले अपनी ज़िंदगी तो संवारो और फिर लोगों की ज़िंदगी संवारो, आसपास के ज़रूर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को मत भूल जाना। दैट इज़ ऑल आई वॉन्ट टू से। थैंक यू सो मच। आदरणीय चेतनजींनी आपल्याला उत्तम आयुष्य कसं जगता येईल आणि आनंददायी जीवन आपण कसं
व्यतीत करू शकतो याविषयी अनेक टिप्स आपल्या व्याख्यानातून दिल्या आहेत. आपण त्याचा जरूर विचार करावा आणि अंगीकार करण्याचा प्रयत्न करावा अशी विनंती करतो. या ठिकाणी चेतनजी आले आणि आपल्या व्यासपीठाकडे त्यांनी दृष्टिक्षेप टाकला, नदीचं वाहतं पाणी बघितलं आणि त्यांच्या तोंडातून सहजगत्या उद्गार निघाले, अरे मी माझ्या आईला आज आणायला पाहिजे होतं. मला वाटतं त्यांच्या तोंडातून हे जे काही उद्गार निघाले त्यातूनच व्याख्यानमालेचं आयोजन जे आहे ते किती उत्तम आहे यावर शिक्कामोर्तब झालेलं आहे.